हेलो एवरीवन, मैं आज आपके लिए 11वीं क्लास की जो आपकी हिंदी की बुक है उसमें जो आपका गद्य गरिमा है, गद्य गरिमा का जो आपका 4th चैप्टर है शिक्षा का उद्देश्य, इससे संबंधित आपके जितने भी आपसे गद्यांश पूछे हुए हैं मैं आज आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ। और जो इस चैप्टर के लेखक हैं वो हैंगे डॉक्टर संपूर्णानंद। तो देख लेते हैं अपने गद्यांशों पर आधारित प्रश्न स्टार्ट करने से पहले अगर आपने गद्य गरिमा के फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। मैं उन तीनों चैप्टर के भी गद्यांशों पर आधारित प्रश्न करा चुकी हूँ। ये हमारा 4th चैप्टर है, तो देख लेते हैं। देखिए, दिए गए गद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए लिखिए। क्लियर? तो आपका 4th देखिए, आपका जो पहला गद्यांश आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ये आपका 4th चैप्टर पहला गद्यांश है। आप सभी अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए, सारे बच्चे सभी कर लीजिए अपनी बुक ओपन। इससे बढ़िया बात कुछ नहीं होगी अगर आप गद्यांशों के संग के संग उनके आंसरों को नोट कर लेते हैं, उन्हें याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, आपसे जो पहला गद्यांश आपकी बुक में दिया हुआ है तो वो दिया हुआ है पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है, वह थोड़े से विद्यालयों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है। ये कुछ इस टाइप का आपका गद्यांश दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, हम इस गद्यांश के जो प्रश्न हमसे पूछे गए उन्हें देख लेते हैं। तो हमसे पहला पूछा गया है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए। सेकंड पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। थर्ड पूछा गया है किसके आधार पर राजनीतिक, सामाजिक और कुटुंबनिक व्यवस्था का व्यूह खड़ा होगा। चौथा पूछा गया है किस समाज को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पांचवा पूछा गया है पुस्तक गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या प्रेरणा दी है। जो ये आपका पहला गद्यांश दिया हुआ है उससे आपके जो प्रश्न पूछे गए हैं वो ये पूछे गए हैं, देख लेते हैं इनके आंसर को। तो देखिए, आपको जो पहला गद्यांश है, गद्यांश का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था उपयुक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए। तो आपको लिखना है पृष्ठों गद्यावतरण भारतीय दर्शन और संस्कृत के प्रकरण विद्वान प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री का एवं महान साहित्यकार डॉक्टर संपूर्णा आनंद द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा से संकलित शिक्षा का उद्देश्य शीर्षक पाठ से उद्धृत है। ये आपको लिखना है और बाद में आप ऐसे भी लिख दीजिएगा, पाठ का नाम लिख दीजिएगा, शिक्षा का उद्देश्य, और इसके लेखक होंगे हमारे डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, इसमें पहले क्वेश्चन में आपको संकेत दे दिया जाता है कि आपके जो पहला जितने भी आपके गद्यांश हैं उसमें जो आपके पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा उपयुक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए। तो आपको जो इसका पहला आंसर जो मैंने अभी बताया आपको वही इसमें आपको पुट करना है सारे गद्यांशों में। हम दूसरा देख लेते हैं। तो हमारा दूसरा क्या था, हमें दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ था वो दिया था रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ तक करनी है, आपको करनी है पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है, वह थोड़े से विद्यालयों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है। आपको यहाँ तक की जो है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, लेखक का विचार है कि मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पुरुषार्थ की प्राप्ति है। पुरुषार्थ माने 4 गए हैं, मतलब कि माने 4 गए हैं। पहला धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनमें सबसे बड़ा पुरुषार्थ मोक्ष है, अतः मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना है। पुरुषार्थ का संबंध दर्शन से है और दर्शन का जीवन से गहरा संबंध है। जीवन से संबंध रखने वाला दर्शन थोड़े से विद्यार्थियों द्वारा पढ़ने योग्य विषय नहीं है, अपितु वह जीवन का प्रतीक विचारधारा का नाम है। क्लियर? आपको ये लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या संगी से नोट कर लीजिए, लिख लेना है आपको। देखिए, आपसे थर्ड प्रश्न क्या पूछा जाता है। देखिए, आप सभी अपनी बुक में थर्ड क्वेश्चन क्या था आपका, किसके आधार पर क्या था आपका थर्ड क्वेश्चन। देखिए, किसके आधार पर राजनीतिक, सामाजिक और कुटुंबनिक व्यवस्था का व्यूह खड़ा होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो देख लेते हैं इसका आंसर। दार्शनिक मत के आधार पर राजनीतिक, सामाजिक और कुटुंबनिक व्यवस्था का व्यूह खड़ा होगा। किस पे?
दार्शनिक मत के आधार पर। किसके आधार पर? दार्शनिक मत के आधार पर। देखिए आप सभी अपने बुक में 4 क्वेश्चन क्या था, किस समाज को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? तो वो किसको करना पड़ेगा? जो समाज अपने वैयक्तिक और सामूहिक जीवन को केवल प्रतिमान उपयोगिता के आधार पर लेना चाहेगा, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्लियर? देखिए 5 से जो 5वां क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था आपसे, पुस्तक गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या प्रेरणा दी है? क्वेश्चन यही था आपका। तो देखिए इसका आंसर, पुस्तक गद्यांश के माध्यम से लेखक ने मानव जीवन में पुरुषार्थ जागने से पहले जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक व्यापक दार्शनिक मत स्वीकार करने की प्रेरणा दी है। किसकी? दार्शनिक मत को स्वीकार करने की प्रेरणा दी थी इसमें। देखिए जो आपके पहले गद्यांश में आपके जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके आंसर मैं करा चुकी हूँ, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। चलिए हम अपने अब सेकंड गद्यांश पे चलते हैं। तो देखिए आपसे सेकंड गद्यांश क्या पूछा गया है। तो देखिए क्या पूछा गया है वो, देखिए तो 1 मिनट। देखिए क्या है, ये आपका है गद्यांश दूसरा, आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। योगाभ्यास सीखने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता, न पाठशाला का अध्यापक ही इसका दायित्व ले सकता है। जो इस विधा का खींची होगा वह अपने लिए गुरु ढूंढ लेगा। यहाँ तक है आपकी बुक में। देखिए दूसरा गद्यांश यही दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब इसके प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इस गद्यांश से आपसे जो प्रश्न क्या पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए। क्लियर? सेकंड पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा पूछा गया है आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन किसे बताया गया है। चौथा पूछा गया है समाज और अध्यापक का क्या कर्तव्य है। पांचवा पूछा गया है योगाभ्यास का खोजी किस ढूंढ लेगा, मतलब कि ढूंढ लेगा। तो आपसे क्या ये 5 प्रश्न पूछे गए हैं इस गद्यांश में। कितने पूछे गए हैं? 5। तो चलिए हम इनके आंसरों को देख लेते हैं। तो देखिए क्या है इसका आंसर। उसी तरह देखिए आपको वही पहला आंसर जो है वो गद्यांश के पाठ में उसके लेखक का नाम लिखिए। तो आप क्या करेंगे, जो आपको पहले कराया था उसी कर देंगे। हम देख लेते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या देख लेते हैं? रेखांकित अंश की व्याख्या। तो कहाँ तक करनी है हमें? देखिए अपनी बुक में आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन क्या है? योग सभा है। योग सभा सीखने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता, ना पाठशाला का अध्यापक ही इसका दायित्व ले सकता है। जो इस विधा का खोजी होगा वह अपने लिए गुरु ढूंढ लेगा। यहाँ तक कि हमें क्या करनी है? व्याख्या करनी है। तो देख लेते हैं इसकी व्याख्या। इन पंक्तियों से लेखक ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को आत्म साक्षात्कार के योग्य बनाना होता है। यहाँ पर आत्म साक्षात्कार के से जो तात्पर्य है कि छात्रों को अपने ज्ञान में स्वरूप का सही ज्ञान हो जाए, उसे अपने स्वरूप की पहचान आवश्यक है और इसके लिए योगाभ्यास मुख्य साधन है। योगाभ्यास व्यक्ति का स्वयं करना पड़ता है, अर्थात इसके लिए उसके स्वयं परिश्रम करना पड़ता है। इसे सीखने का प्रबंध कोई विद्यालय, शिक्षा, समाज और राज्य सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो बाजार में बिकने वाले यौगिक साधन नहीं है। अयोग्य अभ्यास सीखने के लिए तो व्यक्ति के मन में लगन होनी चाहिए। यदि व्यक्ति के मन में सीखने की लगन नहीं है तो योग की बारीकियों को बताने वाले गुरु की कमी कभी भी बाध्य नहीं बनेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए जब व्यक्ति में लगन होती है तो वह अपने लिए आवश्यक साधन का स्वयं ढूंढ निकालता है। जब किसी व्यक्ति है उसके अगर मन में लगन होगी तो वो किसी ना किसी तरीके से तो पढ़ेगा ना, अपना साधन ढूंढेगा ना पढ़ने के लिए। यही है इसकी व्याख्या है। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए इसे। देखिए
आपकी बुक अपनी बुक में थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आत्मसाक्षात्कार का मुख्य साधन किसे बताया गया है। तो देख लेते हैं। आत्मसाक्षात्कार का मुख्य साधन योग्य अभ्यास को बताया गया है। किसको बताया गया है, योग्य अभ्यास को बताया गया है। पांचवा चौथा, हाँ तो देखिए आपसे जो 4 क्वेश्चन पूछा गया था तो वो क्या पूछा गया है अपनी बुक में देखिए। समाज और अध्यापक का कर्तव्य क्या है। तो आपको लिखना है समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने से की सहायता की दी जाए तथा अनुकूल वातावरण भी तैयार किया जाए। ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन देखिए आप अपनी बुक में, तो वो क्या है, योग्य अभ्यास का खोजी किसे ढूंढ लेगा। ठीक है, ये था आपकी में बुक में भी। तो देखिए इसकी आपको लिखना है, योग्यभाषी का खोजी अपने लिए गुरु ढूंढ लेगा। क्या ढूंढ लेगा भाई, उसे पढ़ना है तो वो गुरु ही तो ढूंढेगा, कहीं से भी ढूंढे, वो किसी भी चीज़ से ढूंढे तो वो गुरु ही ढूंढेगा। आपके जो सेकंड गद्यांश में जो आपसे प्रश्न पूछे गए थे ना, तो ये उसके सारे आंसर मैं करा चुकी हूँ। आप वीडियो को रिटर्न करके देख सकते हैं। तो जाइए, चलो चलते हैं अपने थर्ड गद्यांश पे। तो देखिए आपसे थर्ड गद्यांश क्या पूछा गया जाता है। तो आपसे का जो थर्ड गद्यांश आपसे पूछा गया अपनी बुक में देखिए क्या है वो। देखिए, ये आदर्श बहुत ऊंचा है पर अध्यापक का पद भी कम ऊंचा नहीं है। जो वेतन का लुप्त है और वेतन की मात्रा के अनुसार ही काम करना चाहता है, उसके लिए इतनी जगह नहीं है। अध्यापक जी को कर्तव्य है, उसका मूल्य रूपों में नहीं आंका जा सकता। किसी सामान्य जो शिक्षक होता था वही धर्म गुरु और पुरोहित भी होता था। इस टाइप का कुछ आपका गद्यांश दिया हुआ है। ये रहा तीसरा गद्यांश, अपनी बुक में देख लीजिए, मिला आपको। चलिए हम अपने इसके प्रश्न देख लेते हैं। तो आपसे प्रश्न क्या पूछे गए हैं, तो पूछे गए हैं उपयुक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए। सेम आंसर आपको वही लिखना है। दूसरे क्या बोला गया है, रेखांकन की व्याख्या कीजिए, वही करते हैं हम आगे। तीसरा पूछा गया है, कैसे व्यक्ति को अध्यापक बनने का कोई अधिकार नहीं है। चौथा पूछा गया है आपसे, पहले के समय में शिक्षक का पदभार कौन धारण करता था। पांचवा पूछा गया है, सन्यासी को किसका पात्र बनाना सबसे बस की बात नहीं है। जो शिष्य को जो किसका पात्र बनाना उसकी सबसे बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपसे ये प्रश्न पूछे गए हैं इस गद्यांश में। चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। तो देखिए ये आपको दिख रहा है, पहले का नाम है रेखांकन की व्याख्या। तो देखो क्या है इसमें गाइस, तो आपको पहले रेखांकन जो रेखांकी पे जो लिखे हुए हैं उसे पढ़ लेते हैं। आज ना वह धर्म गुरु रहे ना पुरोहित, पर क्या हम शिक्षक भी इसीलिए कर्तव्यच्युत हो जाएंगे। हमको अपने सामान्य वही आदर्श रखने चाहिए और अपने को उस दायित्व का बोझ उठाने योग्य बनाने का निरंतर पृथक प्रयत्न करना चाहिए। कुछ इस टाइप का आपका ये रेखांकन दी हुई है। चलो तो हम इसकी कर लेते हैं व्याख्या। तो क्या है, लेखक वर्तमान व्यवस्था का प्रकाश डालते हुए कहता है कि आज वैसे तपस्वी नहीं रहे जो निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सके, किंतु इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि जो आज के शिक्षक अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ रहे ले और शिक्षकों को आज भी शिक्षा की प्राचीन दार्शनिक को अपनाने सामने रखने कर अपने दायित्वों का निर्वाह करने का नियंत्रण प्रयत्न करना रहना चाहिए। ये लिखेंगे आप, इस वाले कर दीजिएगा रेखांकन की व्याख्या। थर्ड प्रश्न पे आते हैं। थर्ड प्रश्न पे अपनी बुक में देखिए क्या बोला था कैसे व्यक्ति को अध्यापक बनने का कोई अधिकार नहीं है। तो कैसे व्यक्ति को नहीं है, देखते हैं। ऐसे व्यक्ति को अध्यापक बनने का अधिकार नहीं है जो वेतन का लुलुप हो और वेतन के अनुसार ही काम करना चाहता है। खत्म। वेतन क्या बोल रहा है, ये
वेतन का मतलब हो गया पैसे। इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है ऐसे व्यक्ति का अध्यापक बनने का कोई योग्यता नहीं है जो शिक्षा तो देता है लेकिन किसके लिए, पैसों के लिए। ठीक है। तो 4 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोला गया था, पहले के समय में शिक्षक का पदभार कौन धारण करता था। ये क्वेश्चन है आपकी बुक में, आंसर देख लीजिए। पहले के समय में जो शिक्षक होता था वह धर्म गुरु और पुरोहित भी होता था और जो विद्वान तथा तपस्वी होता था वही इस पदभार को धारण करता था। कौन, जो विद्वान होते थे, तपस्वी होते थे, वही क्या करता था, अध्यापक शिक्षक का जो था वो पद ग्रहण करता था। 5वें पे आ जाते हैं। शिष्य को किसका पात्र बनाना सबके बस की बात नहीं है। क्वेश्चन ये था बुक में, आंसर पे देखिए। शिष्य को बाहरी विद्या का पात्र बनाना सबके बस की बात नहीं है। ये प्रश्न है आपकी बुक में, आंसर आएंगे आपकी बुक में जो 5 प्रश्न पूछे गए थे थर्ड के ध्यान से, उसके आंसर में ये रहे आपके, नोट कर लीजिएगा। क्लियर। देखिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे जो मेरे को बताना है आपको। तो देखिए आपकी बुक में कितने गद्यांश हैं, 5। कितने हैं, 5। और मैंने आपको कितने कराए हैं, 3 कराए हैं। कितने कराए हैं, 3 कराए हैं। तो ये मत सोचिएगा मैंने 3 क्यों कराए हैं, मैंने 3 कराए हैं ना आपकी बुक में से, तो आप ये मैंने इसलिए कराए क्योंकि आपके जो पेपर में आने के योग्य है ना वो 3 गद्यांश ही हैं। ठीक है, इन्हें आप लर्न कर लीजिएगा। समझ गए आप। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल नहीं जानेगा। ठीक है, चलो चलते हैं, बाय एवरीवन।